हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका दोबारा से हमारे चैनल SOL इंग्लिश के अंदर। अब आप पिछली वीडियो से जान चुके होंगे, मेरा नाम है मोनू और मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सी सीरीज जिसमें हम सोल सेकंड सेमेस्टर, सही सुना आपने, सोल सेकंड सेमेस्टर में हिस्ट्री BA प्रोग्राम का सिलेबस पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारी लास्ट वीडियो थी, जो हमारी आखिरी वीडियो थी जो हमने बनाई थी इस चैनल पर, वहां पर मैंने आपको सोल BA प्रोग्राम हिस्ट्री के सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस अच्छे से समझा दिया था कि कौन कौन से यूनिट हमें इस सिलेबस के अंदर समझने हैं। ये हम अच्छे से कर चुके थे। आज हम अपने पहले यूनिट को, हमारे सिलेबस के यूनिट नंबर 1 को शुरू करने वाले हैं, जहां पर हम समझेंगे कि दिल्ली सल्तनत, इसको समझेंगे हम, दिल्ली सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट हमें इंडिया में किस तरीके से होते हुए मिलती है। तो हमने क्या देखा था लास्ट क्लास के अंदर, हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में ये देखा था कि अगर हम इंडिया के मिडिएवल पीरियड की बात करें, अगर हम इंडिया के मिडिएवल पीरियड की बात करें तो हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यानी मिडिएवल पीरियड में इंडिया के अंदर हमें 2 अलग अलग इस्लामिक डायनेस्टी देखने को मिलती है। जो पहली डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है वो है दिल्ली सल्तनत। कौन सी डायनेस्टी है? दिल्ली सल्तनत। और जो दूसरी डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है वो है मुगल। तो हम शुरुआत किससे कर रहे हैं? हम शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत से, जिसका टाइम पीरियड क्या था मैं बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड था 1206 से 1526। क्या टाइम पीरियड था? 1206 से 1526। अब इस टॉपिक में यूनिट नंबर 1 में हमें शुरुआत कहां से करनी है? तो यूनिट नंबर 1 में हमारी शुरुआत क्या होगी? हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत इंडिया में किस तरीके से इस्टेब्लिश हुई। यानी कि कहने का मतलब क्या है, 1206 से पहले, यानी कि 13 सेंचुरी से पहले। अभी जना दिमाग लग जाओगा, 1206 तो सेंचुरी कौन सी है? 13 सेंचुरी है। क्या होता है सेंचुरी निकालने का फॉर्मूला? बहुत आसान है। आपको जोन सी भी सेंचुरी निकालनी है, आपको जो भी सेंचुरी निकालनी है उसमें आपको सीधा सीधा -1 कर देना होता है। तो अगर 13 में से 1 गया तो क्या आएगा? 1200। तो 1200 से 1299, 1200 से 1299, ये हो गई आपकी 13 सेंचुरी। क्या हो गई? 13 सेंचुरी। कैसे भैया -1 क्यों करा? यही फॉर्मूला है सेंचुरी निकालने का। फॉर एग्जाम्पल अभी हम क्या बोलते हैं? अभी हम बोलते हैं, अगर आपको ध्यान हो, आप सुनते भी हो, अभी हम बोलते हैं कि हम 21st सेंचुरी में, कौन सेंचुरी में है? 21st सेंचुरी में है। लेकिन जब हम बोलते हैं हम 21st सेंचुरी में है तो लिख क्या रहे होते हैं? 2025। 2025 आकी ना। तो 2025 कहां से आया? 21 -1 कर दो, क्या मिलेगा? 2000। तो 2000 से 2099, ये क्या हो गई? 21st सेंचुरी हो गई। तो सेंचुरी में जब ईयर निकालोगे तो हमेशा -1 करते हुए चलना पड़ेगा। तो 1206, वापिस आते हैं टॉपिक पर। 1206 दिल्ली सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट हो रही है। 1206 सेंचुरी कौन सी हो गई? अब दिमाग लग गया होगा, 13 सेंचुरी हो गई। तो 13 सेंचुरी में तो दिल्ली सल्तनत इंडिया में आ गई, उसका इस्टेब्लिशमेंट हो गया। यूनिट नंबर 1 क्या था हमारा यूनिट? आप सिलेबस का वीडियो चेक करना। हमारा यूनिट था, यूनिट नंबर 1, कि कैसे इंडिया में अर्ली टर्क्स आए और कैसे उन अर्ली टर्क्स ने इंडिया में दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश किया। तो हमारे यूनिट नंबर 1 को ना हम क्या करने वाले, हम 2 अलग अलग वीडियो लेक्चर में डिवाइड करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ ये समझेंगे कि इंडिया में टर्क्स कैसे आए और कैसे टर्क्स ने दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश किया, कैसे टर्क्स ने दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश किया। फिर इसी यूनिट नंबर 1 पर हम एक और वीडियो बनाएंगे जहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि दिल्ली सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट के बाद जो पहली 2 डायनेस्टी थी, एक थी स्लेव डायनेस्टी और दूसरी थी खिलजी डायनेस्टी। तो इन दोनों की बात हम अपनी सेकंड वीडियो में करेंगे। ये दोनों वीडियो यूनिट नंबर 1 पर ही होने वाली है।
आज की वीडियो भी, अगली वीडियो भी, दोनों वीडियो किस पे होने वाली है? यूनिट नंबर 1 पे होने वाली है। इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे टर्क्स ने दिल्ली सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट किया। अगली वीडियो में हम समझेंगे कि दिल्ली सल्तनत की पहली दो डायनेस्टी ने सल्तनत के एक्सपेंशन में क्या क्या कंट्रीब्यूट किया। कौन सी दो डायनेस्टी है? पहली स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चा, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यहां पर ध्यान दीजिए, दिल्ली सल्तनत, हमारा सिलेबस शुरू हो गया, हमारा यूनिट नंबर 1 शुरू हो गया है, ठीक है। ध्यान लगाइए, क्या है ये? कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, ठीक है। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। अब यहां पर भी बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार अपने लिए बनवाया था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे आने वाले लेक्चर्स में, इसी वीडियो सीरीज में आपको ये सारे डाउट के आंसर भी मिल जाएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार अपने लिए नहीं बनवाया था। तो हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो सीरीज को, यूनिट नंबर 1 के पहले पार्ट को। जैसा मैंने बोला 2 पार्ट में वीडियो बनेगी। ये पहला पार्ट है। हम दिल्ली सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट, हम दिल्ली सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट इस वाले पार्ट में शुरू करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आपके सारा सिलेबस का पार्ट हर एक वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा टॉपिक, द कमिंग ऑफ अर्ली टर्क्स, वही टर्क्स, माफ कीजिएगा गलत हो गया, एन नहीं है। द कमिंग ऑफ अर्ली टर्क्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। द कमिंग ऑफ अर्ली टर्क्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। याद रखिएगा, यहां पर आपको टोटल 2 थीम समझनी होगी। कितनी थीम समझनी होंगी? 2 थीम। पहली थीम ये होगी कि इंडिया में ऐसी क्या पॉलिटिकल सिचुएशन थी, इंडिया में ऐसी क्या पॉलिटिकल सिचुएशन थी कि टर्क्स इतनी आसानी से इंडिया में घुस आए। हमारे यहाँ की जो लोकल डायनेस्टीज थी, राजपूत थे, है ना, नीचे की तरफ राष्ट्रकूट थे, कैसे हमारे यहाँ की लोकल डायनेस्टीज को टर्क्स ने इतनी आसानी से हरा दिया। तो वो हो गया हमारा बैकग्राउंड कि किस बैकग्राउंड में इंडिया में इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ये आपकी पहली थीम है। ये क्या है? पहली थीम है कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के अंदर टर्क्स की एंट्री हो रही है। क्यों उनके लिए इतना आसान था कि उन्होंने इंडियन लोकल डायनेस्टीज को हराकर इतनी जल्दी इस्लामिक रूल इंडिया में स्टैब्लिश कर लिया। और दूसरी थीम, जैसे मैंने बोला, हम दिल्ली सल्तनत के 2 डायनेस्टी की बात करेंगे। एक की करेंगे हम खलजी डायनेस्टी जो बाद में आई है, इसके पहले स्लेव डायनेस्टी। तो आपकी पहली थीम है इस्टेब्लिशमेंट, बैकग्राउंड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। उसके लिए ये वाला वीडियो लेक्चर, इन दोनों डायनेस्टी के लिए हमारा अगला वीडियो लेक्चर होने वाला है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब शुरुआत कर रहे हैं। द राइज एंड कमिंग ऑफ टर्क्स, द राइज एंड कमिंग ऑफ टर्क्स इन इंडिया को इनसाइड। अभी सीरीज पढ़िएगा, समझिएगा चीजों को, मैं हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। द राइज एंड कमिंग ऑफ टर्क्स इन इंडिया को इनसाइड with the starting of what is known as medieval period। इतने में तो भाई कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए किसी को। अब बोलोगे भैया बहुत सारे टर्म समझा रहे हो, हम भी गूगल से बहुत सारे टर्म उठा के फेंक देते हैं, लेकिन प्रोसेस तो समझाओ। आ रहे हैं उस चीज पर भी ध्यान लगाइए। क्या बोल रहे हैं? द राइज एंड कमिंग ऑफ टर्क्स इन इंडिया को इनसाइड विथ द स्टार्टिंग ऑफ what is known as medieval period। यानी जो टर्क्स हैं उनकी इंडिया में रूल की शुरुआत तब होगी जब इंडिया में मिडिएवल पीरियड शुरू हो जाएगा। इसी चीज को दूसरी तरीके से भी बोल सकते हो, इंडिया में जब मिडिएवल पीरियड शुरू होगा तभी टर्क्स आएंगे। यानी टर्क्स का आना और मिडिएवल पीरियड का शुरू होना, ये दोनों काम इंडिया में साथ साथ हो रहे हैं। ये दोनों काम इंडिया में साथ साथ हो रहे हैं। जब इंडिया में टर्क्स आ रहे हैं, इस्लामिक रूल आ रहा है, तो इस्लामिक रूल का ओरिजिन, इस्लामिक रूल की शुरुआत ही इंडिया में मिडिएवल पीरियड की शुरुआत भी मानी जा रही है। तो आप क्या बोल सकते हो? टर्क्स का आना इंडियन हिस्ट्री में एक वोटर मार्क की तरह है। क्या बोला हमने? टर्क्स का आना इंडियन हिस्ट्री में एक वोटर मार्क की तरह है। क्यों? क्योंकि वो एंशियंट पीरियड को इंडिया के मिडिएवल पीरियड से अलग कर रहा है।
एंशिएंट पीरियड को इंडिया के मिडिवल पीरियड से अलग कर रहा है। जैसे ही इंडिया में इस्लामिक रूल स्टैब्लिश होता है, वैसे ही हम ये मान लेते हैं कि इंडिया का मिडिवल पीरियड भी शुरू हो चुका है। इतना क्लियर हो गया आपको। अब एक काम करते हैं, थोड़ी सी बात टर्क्स के ऊपर और कर लेते हैं, थोड़ी सी बात टर्क्स के ऊपर और कर लेते हैं। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला इंडिया में टर्क्स इस्लामिक रूल लेकर आ रहे हैं, इंडिया में टर्क्स इस्लामिक रूल लेकर आ रहे हैं। तो अगर मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूं तो आपको बात पता है, जो इस्लाम है उसका ओरिजिन अरेबिया में है। इस्लाम का ओरिजिन कहां है? अरेबिया में। कौन सी सेंचुरी? तो इस्लाम का ओरिजिन हमें अरेबिया में 7th सेंचुरी में देखने को मिलता है। कौन सेंचुरी में देखने को मिलता है बच्चों? हमें 7th सेंचुरी में इस्लाम का ओरिजिन इंडिया अरेबिया में देखने को मिलता है। कौन माने जाते हैं इस्लाम के फाउंडर? तो इस्लाम के फाउंडर माने जाते हैं प्रोफेट मोहम्मद। कौन माने जाते हैं इस्लाम के फाउंडर? इस्लाम के फाउंडर माने जाते हैं प्रोफेट मोहम्मद। इन्होंने अरेबिया में 7th सेंचुरी के अंदर एक न्यू रिलीजियन, एक नए धर्म की शुरुआत करी, जिसको हम क्या बोलते हैं? इस्लाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस्लाम बोलते हैं। अब इस्लाम बहुत कम टाइम के अंदर, ध्यान सुनिएगा इस चीज को, ठीक है, आपको पूरी थीम कनेक्ट करवाऊंगा कि टर्क्स का, इस्लाम का, इंडिया में जो टर्क्स का आना है, जो उनका आक्रमण है, उनका क्या रिलेशन है आपस में। हमें इन सारी बातों को यहां पर समझना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कम टाइम में इस्लाम जो था ना, वो अरेबिया में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल फोर्स बन गया। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल फोर्स बन गया। देखो, बहुत सारे हिस्टोरियंस का यह भी मानना है कि प्रोफेट मोहम्मद अरेबिया में एक नए धर्म की शुरुआत इसलिए करते हैं ताकि जो अरब ट्राइब्स है, क्योंकि 7th सेंचुरी से पहले आपको पूरे अरेबिक लैंड में सिर्फ ट्राइबल कल्चर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ट्राइबल कल्चर देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे हिस्टोरियंस का, तो बहुत सारे हमारे इतिहासकार हैं, बहुत सारे इतिहासकारों का आपको ये व्यू पॉइंट देखने को मिलेगा कि अरेबिया में प्रोफेट मोहम्मद ने एक नए रिलीजियन को शुरू ही इसलिए किया ताकि सारे अरेबिक ट्राइब्स को आपस में जोड़ा जा सके। क्योंकि वो पहले क्या करते थे? पहले आपस में लड़ाइयां करते थे। किस चीज को लेकर? ट्रिब्यूट को लेकर, कि भैया कोई ट्रेडर आपकी टेरिटरी से गुजर रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ये अरेबिया है ना, हम मान के चलते हैं अरेबिया है। अब इतना एरिया जो है ना, ये किसी अलग ट्राइब के पास है, और ये वाला एरिया क्या है? किसी अलग ट्राइब के पास है। अब कोई व्यापारी है, उसको यहां से क्रॉस करना है, तो ऐसा थोड़ी है कि व्यापारी यहां पर भी टैक्स देगा और व्यापारी यहां पर भी टैक्स देगा। वो तो एक ही जगह टैक्स देगा, एक ही जगह ट्रिब्यूट देगा। तो व्यापारी किसको ट्रिब्यूट दे? इस वाली ट्राइब को दे, इस वाली ट्राइब को दे। तो ये ट्राइब आपस में ही लड़ती थी, इनका आपस में कंपटीशन होता था कि ज्यादा टैक्स, ज्यादा ट्रिब्यूट किसको मिलेगा। और इसी ट्राइबल वॉरफेयर की वजह से कभी भी अरेबिया डेवलप नहीं हो पाया। इसलिए अगर आप इस्लाम की बेसिक थीम में जाओ, बेसिक कोर में जाओ, थियोलॉजी में जाओ, तो इस्लाम वन सिंगल गॉड की बात करता है। क्यों करता है वन सिंगल गॉड की बात? ताकि सबको एक वन सिंगल गॉड की थ्योरी में सारी ट्राइब्स को, सारे कल्चर को यूनिफाई कर सके। तो एक बार अगर आपने यूनिफाई कर दिया, उसके बाद अरब एक सिंगल यूनिट बन के उभर सकता है। अरब एक सिंगल यूनिट बन के उभर सकता है। और एक बार अरब सिंगल यूनिट बन के उभर गया तो उस सिंगल यूनिट का लीडर भी क्या होगा? एक सिंगल आदमी होगा। एक सिंगल आदमी होगा। तो टैक्स एक जगह पहुंचेगा और वहां से आप सोसाइटी को डेवलप कर सकते हो। ये थी इस्लाम के ओरिजिन की थीम, है ना, जो हमें अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग हिस्टोरियंस समझाते हैं। अब प्रोफेट मोहम्मद के दुनिया से जाने के बाद, उनकी डेथ के बाद, अरेबिया में तब तक इस्लाम अच्छे खासे लेवल में फैल चुका था। तो अब आपको प्रोफेट मोहम्मद के बाद एक अलग लीडर भी चाहिए होगा, जो उसके बाद अरेबिक लैंड को संभाले, अरेबिया को संभाले, इस्लाम को बनाए रखे। तो प्रोफेट मोहम्मद के बाद जो इस्लाम के नेक्स्ट हेड हुए, उनकी पोजीशन, उनकी पोस्ट को बोला गया खैलिफ। क्या बोला गया? खैलिफ। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। प्रोफेट मोहम्मद के जाने के बाद जो अरेबिया के नेक्स्ट रूलर बनेंगे, जो वहां की इस्लामिक सोसाइटी को संभालेंगे, उनको क्या बोला गया? खैलिफ बोला गया। क्या बोला गया?
खैलिफ बोला गया। अब खैलिफ, तो खैलिफ जिस एरिया को संभाल रहे हैं, खैलिफ जिस एरिया को संभाल रहे हैं, वो हो गई खैलिफेट या खिलाफत। ध्यान से समझिए। तो अरेबिक लैंड क्या हो गया? खैलिफेट, खिलाफत। खैलिफ का डोमेन, खैलिफ का लैंड हो गया, क्या हो गया? खैलिफेट, खिलाफत हो गया। और हमें क्या देखने को मिला? प्रोफेट मोहम्मद के जाने के बाद हमें चार बड़े खैलिफ देखने को मिलते हैं। प्रोफेट मोहम्मद के जाने के बाद हमें चार बड़े खैलिफ देखने को मिलते हैं। जो पहले खैलिफ हुए इस्लाम के, वो हुए अबू बकर, अबू बकर। दूसरे खलीफ हुए, वो हुए आपके उमर। जो तीसरे खलीफ हुए, वो हुए उस्मान। कौन हुए? उस्मान। और जो फोर्थ खलीफ हुए, वो हुए अली। अली बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है ना। अली से ही वो शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट भी इस्लाम में शुरू होता है। खैर वो एक अलग बात है, वो इस वीडियो का पर्पस नहीं है, ठीक है। आप अभी वीडियो पे ध्यान लगाइए। तो ये प्रोफेट मोहम्मद के जाने के बाद इस्लाम के चार, सबसे पहले चार अर्लीस्ट खलीफा है, चार अर्लीस्ट खलीफ है। कौन कौन? अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। इन्होंने क्या करा? खैलिफ का क्या रोल है? खैलिफ का रोल सिर्फ टैक्स लेना नहीं है या इस्लाम को संभालना नहीं है। खैलिफ का रोल है इस्लामिक एम्पायर को अरेबिया से बाहर लेके जाना, इस्लाम को फैलाना, अपनी मिलिट्री के दम पर, अपनी आर्मी के दम पर, अपनी पावर के दम पर इस्लाम के डोमेन को आगे बढ़ाना, अरब से अपने रूल को आगे बढ़ाओ। तो ये काम ये चारों खलीफ कर रहे हैं। आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि इस्लाम क्या कर रहा है? इस्लाम अपने आप को फैला रहा है। इस्लाम क्या कर रहा है? अपने आप को फैला रहा है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इस लाइन को नोट कर लीजिए। प्रोफेट मोहम्मद के जाने के बाद से ही इस्लाम के रूलर्स इस्लामिक बाउंड्रीज को, अपने एम्पायर को, अपने डोमेन को लगातार अरेबिया के बाहर फैला रहे थे, बहुत बड़े एरिया में, बहुत ही बड़े एरिया में। अब इसी को समझिए ध्यान से, ठीक है। ध्यान से समझिए इस चीज को, मैं क्या बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये जो पहले चार खलीफ है, एक मिनट बस, ये जो पहले चार खलीफ हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। दिख रहा होगा आई होप आपको बोर्ड पर। ये जो पहले चार खलीफ हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, इनकी डायनेस्टी को बोलते हैं रश उद्दीन। यह नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए। इनकी डायनेस्टी को क्या बोलते हैं? रश उद्दीन डायनेस्टी। इसके बाद जो अरेबिया में अगली डायनेस्टी आएगी, वो डायनेस्टी होगी उमैयद डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी होगी? उमैयद डायनेस्टी। कौन डायनेस्टी होगी भैया? उमैयद डायनेस्टी। अब उमैयद डायनेस्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कमेंट सेक्शन में एक आंसर लिखना, ठीक है। आपसे पूछ रहा हूं उमैयद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, ठीक है, मुझे बताना आप कमेंट सेक्शन में। उमैयद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? किसने उमैयद डायनेस्टी को शुरू किया? ये आपके लिए सवाल है, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करना, ठीक है। खैर अब आप यहां पर वापस आइए। रशउद्दीन डायनेस्टी, इसमें चार खलीफे आ गए, चार खलीफा आ गए, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। इसके बाद अगली अरेबिक डायनेस्टी कौन सी बनती है खलीफ की? उमैयद खलीफ, उमैयद डायनेस्टी। उमैयद डायनेस्टी में जो इस्लाम है वो अरेबिया से निकलकर, ध्यान समझिएगा, उमैयद डायनेस्टी में जो इस्लाम है वो अरेबिया से निकलकर ईरान में जाएगा, ठीक है। और फिर ईरान से वो जाएगा सेंट्रल एशिया में, ठीक है। ईरान से वो कहां जाएगा? सेंट्रल एशिया में। ध्यान रखिएगा, एक एक चीज को जोड़ते हुए चलिए मैं क्या बोल रहा हूं। उमैयद के टाइम पीरियड में जो इस्लाम है वो अरेबिया से निकल के कहां फैलेगा? पहले ईरान में, और ईरान से कहां फैलेगा? सेंट्रल एशिया के अंदर। अगर आपको मैप में मैं सेंट्रल एशिया दिखा भी दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो अरेबिया से ईरान, ईरान से सेंट्रल एशिया। अब ध्यान समझिएगा, अरेबिया में रूलर को नाम मिला खैलिफ, ठीक है, बात समझ चलिए। अरेबिया में रूलर को नाम क्या मिला? खैलिफ। खैलिफ का डोमेन क्या बन गया? खिलाफत। खैलिफ का डोमेन क्या बन गया? खिलाफत का डोमेन बन गया खिलाफत। अब ईरान में जब रूल आया इस्लाम का, तो ईरान को टाइटल मिला, ईरान को टाइटल मिला
शाही का कौन सा टाइटल मिला? शाही का। नहीं हुआ। अच्छा, चल चालू है, फिर कट जाएगा ना। ईरान को टाइटल मिला शाही का, तो शाही बन गया डोमेन। शाही क्या बन गया? डोमेन। अब शाही को जो रूल करेगा बादशाह या पादशाह, शाही को जो रूल करेगा पादशाह। ठीक है, लेकिन भैया अभी पूरे इस सीन में टैक्स तो आई नहीं है, बस आने वाले, ध्यान दीजिए मेरी तरफ, है ना। अब अरेबिया से इस्लाम फैल रहा है उमैयद के टाइम पर, ध्यान रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। अरेबिया से इस्लाम फैल रहा है उमैयद के टाइम पर ईरान में। ईरान से ईरान से वो कहां जा रहा है? सेंट्रल एशिया। तो जब अरेबिक रूलर्स ने ईरान जीता, तो ईरान के जमीन को क्या नाम मिला? शाही के टाइटल मिला। और राजा क्या बन गया? बादशाह या बादशाह बन गया। अब ईरान के जो इस्लामिक रूलर्स है, जो ईरान के इस्लामिक रूलर्स है, ये जाएंगे सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया क्या है? सेंट्रल एशिया कंप्लीटली ट्राइबल लैंड है, सारे के सारे ट्राइबल लोग रहते हैं। कौन से ट्राइबल लोग? जो टर्किक भाषा बोलते हैं। अब याद करो, पहली वीडियो में ये पढ़ाया था, जो लोग टर्किक भाषा बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं? टर्क्स बोलते हैं। तो सेंट्रल एशिया पूरा टर्क्स का इलाका है। अब ईरान के इस्लामिक रूलर्स इन टर्क्स को अपने इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। शुरुआत में इन टर्क्स को बनाया गया स्लेव। क्या बनाया गया? स्लेव बनाया गया। तो उमैयद के टाइम पर टक्स क्या है? स्लेव है। इनका इस्लाम में कन्वर्जन हो चुका है, लेकिन टक्स है क्या? स्लेव है। ये उमैयद या ईरान के राजा के लिए मिलिट्री कमांडर, है ना, उनके सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। बाद में जब उमैयद डायनेस्टी खत्म हो जाएगी और अगली डायनेस्टी आएगी अब्बासीद, अरेबिया में कौन सी डायनेस्टी आएगी? अब्बासीद के खलीफे आएंगे। इस टाइम पर अरेबिया बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा, और तब सेंट्रल एशिया के टर्क्स को एक मौका मिलेगा कि वो अपने आप को आजाद कर सके, इंडिपेंडेंट कर सके। क्योंकि अब अब्बासिद खैलिफ में इतनी जान नहीं, उसमें इतनी औकात नहीं है कि वो सेंट्रल एशिया के टर्क्स को रोक के रख सके। तो अब्बासिद के टाइम पर सेंचुरी कौन सी है? ये है तकरीबन तकरीबन 9th सेंचुरी। कौन सेंचुरी है? 9th सेंचुरी। तो अब्बासिद के टाइम पर जो टर्क्स है सेंट्रल एशिया के, ये अपने आप को खैलिफेट रूल से क्या कर लेंगे? आजाद कर लेंगे, और अपने डोमेन को क्या नाम देंगे? समझिएगा, ये अपने डोमेन को नाम देंगे सल्तनत का नाम। क्या नाम देंगे? सल्तनत। तो अब दिमाग लगाना, खैलिफेट का मालिक खलीफा, शाही का मालिक पादशाह। जो सेंट्रल एशिया के टक्स आजाद हुए हैं, इन्होंने अपने डोमेन को क्या नाम दिया? सल्तनत। तो सल्तनत का रूलर, सल्तनत का मालिक सुल्तान, टर्किश सुल्तान। टर्म मिल गया आपको? कौन सा सुल्तान? टर्किश सुल्तान। टर्म मिल गया आपको, ठीक है। तो यही टर्किश सुल्तान इंडिया में एंट्री लेंगे, यही टर्किश सुल्तान इंडिया में एंट्री लेंगे। इतना आप याद रखना, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक बार इस मैप को देखिए आप, ठीक है, आपको समझ में आएगा। देखिए, ये इंडिया का पार्ट है, ठीक है। ये जो पार्ट है मुल्तान, ये आज के पाकिस्तान में, कहां पर है? आज के पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान से इधर ये जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है जिसमें मार्क कर रहा हूं यहां पर, ये है अफगानिस्तान का रीजन। अफगानिस्तान से इधर पूरा सेंट्रल एशिया का इलाका है। अफगानिस्तान से इधर पूरा सेंट्रल एशिया का इलाका है। तो वो जो टर्किश सुल्तान है, वो टर्किश सुल्तान इसी सेंट्रल एशिया से, अफगानिस्तान से होते हुए इंडिया में एंट्री लेने वाले हैं। क्या है रास्ता? सेंट्रल एशिया। यहां से आएंगे अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से एंट्री लेंगे इंडिया में। ये टर्किश सुल्तान एंट्री लेने वाले हैं। इतना क्लियर हुआ आपको? अब आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, द कंसोलिडेशन ऑफ टर्किश सल्तनत। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी इस टर्म में। टर्किश लोग आजाद कर चुके हैं अपने आप को, सल्तनत, तो रूलर कौन होगा? सुल्तान। कहां पर है टर्किश सुल्तान? सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और जबूलिस्तान। ये जबूलिस्तान कुछ नहीं है, अफगानिस्तान का इलाका है ना। तो कहां कहां पर टर्किश सुल्तान? टर्किश सुल्तान सेंट्रल एशिया में है, अफगानिस्तान में है और जबूलिस्तान में। इसी अफगानिस्तान से वो फिर बाद में इंडिया में एंट्री लेने वाले हैं। इसी अफगानिस्तान से वो इंडिया में एंट्री लेने वाले हैं। आगे समझिए, द कंसोलिडेशन ऑफ टर्किश सल्तनत इन सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और जबूलिस्तान
हैपेंड अंडर पैराडाइम ऑफ इस्लाम। तो अब किसमें कन्वर्ट कर चुके हैं? इस्लाम में कन्वर्ट कर चुके हैं। एंड द कमिंग ऑफ टर्क्स इन इंडिया also show introduction of first Islamic kingdom over the subcontinent। तो सारे टर्क्स रूलर्स इस्लाम में कन्वर्ट कर चुके हैं। जब वो इंडिया में आएंगे तो क्या लेकर आएंगे? इस्लामिक रूल लेकर आएंगे, इस्लामिक किंगडम लेकर आएंगे। इतना क्लियर हुआ? आगे की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान लगाइए। अब ऑल्दो, अभी समझिएगा, ऑल्दो इस्लामिक इनकर्जन मतलब इस्लामिक अटैक्स इंडिया के ऊपर जो हुए थे, ऑल्दो इस्लामिक इनकर्जन वर हैपनिंग इन इंडिया फ्रॉम 8th सेंचुरी। अब इसको समझिएगा, ऐसा नहीं है कि इंडिया में टर्क्स से पहले कोई इस्लामिक अटैक नहीं हुआ। अब बोलोगे भैया ये कैसी बात हुई? अभी तो आपने बोला जब टर्क्स आएंगे तभी इस्लामिक किंगडम आएगा। बिल्कुल ठीक है, मैं अभी भी ये बात बोल रहा हूं, लेकिन मेरी बात समझिए ना, मैं बोल क्या रहा हूं। इस्लामिक अटैक और इस्लामिक किंगडम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है मेरे भैया। अटैक होने से किंगडम थोड़ी बन जाता है। अटैक होने के बाद जब यहां पर रुकोगे, अपनी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को लेकर आओगे, तभी तो किंगडम बनेगा। तो टर्क्स के आने से पहले भी इंडिया में बहुत सारे इस्लामिक अटैक हुए हैं, लेकिन वो रूलर्स या वो अटैकर्स कभी भी इंडिया में अपना किंगडम नहीं बना पाए। किंगडम किसने बनाया? पहली बार टर्क्स ने बनाया। तो पहला अटैक कब हुआ? इस्लामिक अटैक। तो पहला इस्लामिक अटैक हुआ 8th सेंचुरी। कब हुआ? 8th सेंचुरी। टर्क्स कब आए? 13th सेंचुरी। कब आए टर्क्स? 13th सेंचुरी। तो 9, 10, 11, 12, 13, 500 साल पहले भी इंडिया में इस्लामिक अटैक हो चुका था, लेकिन तब उस टाइम के अटैकर्स इंडिया में कोई एम्पायर नहीं बना पाए थे। पहला इस्लामिक एम्पायर किसने बनाया? टर्क्स ने बनाया। तो ये अटैक किसने करा? दिस अटैक वॉज डन बाय उमैयद कमांडर। कौन भैया? उमैयद कमांडर। आ जाओ जरा स्लाइड में वापिस, देखने को मिलेगा आपको, पढ़ाया था अभी यही। यहां पर देखिए, रशउद्दीन खिलाफत के बाद अगली खिलाफत कौन सी थी? उमैयद खिलाफत। तो उमैयद खिलाफत में जो उनकी मिलिट्री थी, उनकी मिलिट्री का एक कमांडर, क्या नाम था कमांडर का? कमांडर का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। इसको याद कर लेना, गारंटी से पेपर में लिखना पड़ेगा। क्या नाम था कमांडर का? मोहम्मद बिन कासिम। तो उमैयद कमांडर मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर, कहां है आज सिंध? तो आज जो आपका सिंध है वो पाकिस्तान में है। उस समय किसका पार्ट था? इंडिया का पार्ट था। तो मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर अटैक कर चुका था। बेसिकली हुआ क्या था, उमैयद का एक दुश्मन वहां से भागकर इंडिया में पंजाब में आके छुप गया था। तो मोहम्मद बिन कासिम और उसकी जो मिलिट्री का ग्रुप था वो उसको ढूंढते ढूंढते सिंध की ओर आए थे, और तब उन्होंने सिंध में क्या करा था? अटैक करा था। तो उनका अटैक हुआ था, लेकिन वो सिंध में या पंजाब के एरिया में कोई किंगडम नहीं बना पाए थे। किंगडम किसने बनाया? मैं बार-बार बोल रहा हूं, टर्क्स ने बनाया। आगे देखिए, बट इट वॉज फ्रॉम 11th सेंचुरी दैट अंडर टर्क्स इस्लाम बिगेन टू मेक इट्स रूट रियली डीप इन साउथ एशिया। तो 8वीं शताब्दी में, 8th सेंचुरी में उमैयद कमांडर मोहम्मद बिन कासिम, ये है मोहम्मद बिन कासिम। उमैयद कमांडर मोहम्मद बिन कासिम अटैक करता है। ये अरेबिक अटैक है। मोहम्मद बिन कासिम कहां से है? अरेबिया से है ना। फिर 11th सेंचुरी से कौन से अटैक शुरू होंगे? टर्किश अटैक शुरू होंगे। कौन से अटैक शुरू होंगे? टर्किश अटैक शुरू होंगे। और यही टर्किश अटैक क्या बनाएंगे? इंडिया का पहला इस्लामिक किंगडम बनाएंगे। कौन सी सेंचुरी में? 13th सेंचुरी में। इतनी थीम याद रखना, इतनी टाइमलाइन याद रखना। 8th सेंचुरी अरेबिक अटैक हो रहा है मोहम्मद बिन कासिम का। फिर 11th सेंचुरी में कौन से अटैक हो रहे हैं? तुर्कों के अटैक हो रहे हैं। और यही टर्किश अटैक 13th सेंचुरी में क्या बना देंगे? इंडिया का पहला इस्लामिक किंगडम, जिसे हम दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब समझिएगा, द फर्स्ट टर्किश इनकर्जन। तो टर्किश अटैक शुरू कब हुए? 11th सेंचुरी। टर्किश अटैक शुरू कब हुए? 11th सेंचुरी। तो सवाल ये आता है, पहला तुर्क कौन था?
पहला टर्किश आदमी कौन था जिसने इंडिया के ऊपर अटैक किया? जिसने इंडिया के ऊपर अटैक किया वो पहला टर्किश आदमी कौन था? तो द फर्स्ट टर्किश इनकर्जन हैपेंड अंडर द लीडरशिप ऑफ, अभी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, हैपेंड अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद गजनवी। हैपेंड अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद गजनवी फ्रॉम गजनी ऑफ अफगानिस्तान। इतना समझिए, फ्रॉम गजनी ऑफ अफगानिस्तान। मैंने क्या बोला था? यहां पर आपका सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में टर्क्स आजाद हो गए कौन से पीरियड में? अब्बासीद के पीरियड में, है ना। वहां से टर्क्स का जो किंगडम है, वहां से टर्क्स का जो किंगडम है वो कहां से आया? सेंट्रल एशिया से, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान से टर्क्स कहां एंट्री लेंगे? इंडिया में। कहां एंट्री लेंगे? इंडिया में। तो सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से इंडिया। तो 11वीं सेंचुरी में अफगानिस्तान के अंदर मेन टर्किश रूलर कौन है? मेन टर्किश रूलर है मोहम्मद गजनवी। कौन है? मोहम्मद गजनवी। नाम गजनवी क्यों पड़ा? अफगानिस्तान के गजनी शहर से। कौन से शहर से? गजनी शहर से। जिसने इंडिया में टोटल 17 रेड करी। किसने रेड करी? 17 रेड। अब भैया आप बोलोगे हमें कैसे पता कि गजनवी ने 17 रेड करी थी? हम तो थे नहीं। मेरी बात सुनिए। तो जब गजनी इंडिया में ये रेड कर रहा था उस समय गजनी के दरबार में, गजनी के कोर्ट में एक राइटर था। कौन सा राइटर था? राइटर का नाम था बेटा फिरदौसी। क्या नाम था राइटर का? फिरदौसी। तो फिरदौसी ने मोहम्मद गजनी के ऊपर एक किताब लिखी है जिसका नाम है शाहनामा। क्या नाम है? शाहनामा। तो फिरदौसी हमें बताता है अपनी शाहनामा में, ये याद रखना, फिरदौसी ने कौन सी किताब लिखी है? शाहनामा। तो फिरदौसी हमें अपने शाहनामा में बताता है कि मोहम्मद गजनी ने इंडिया के ऊपर 17 बार अटैक करा। कितने बार अटैक करा? 17 बार अटैक करा। आगे समझिए। इन ए सेंस ही ओपन द गेटवे ऑफ सब कॉन्टिनेंट फॉर अदर रूलर्स टू फॉलो अपॉन एंड लेट देयर वे इनटू इंडियन लैंड। ये है मोहम्मद ऑफ गजनी। मोहम्मद गजनी ये है। अब इसके अटैक के बाद भी इंडिया में किंगडम नहीं बना। तो फिर भैया इसके अटैक इंपॉर्टेंट क्यों है? ध्यान समझना इस चीज को। ये सबसे इंपॉर्टेंट थीम है इस पूरे लेक्चर की कि मोहम्मद गजनी के अटैक के बाद अगर कोई किंगडम नहीं बन पाया, मोहम्मद गजनी के अटैक के बाद अगर कोई किंगडम नहीं बन पाया तो उसके अटैक इंडिया में इतने इंपॉर्टेंट क्यों थे? क्योंकि गजनी ने अपने सक्सीडर्स के लिए, आने वाले रूलर्स के लिए एक रास्ता खोल दिया। उसने तरीका सिखा दिया कि इंडिया में अटैक किस तरह करना चाहिए। क्या मतलब है इस बात का? ध्यान सुनिएगा मेरी बात। अगर आप इंडिया की ज्योग्राफी को देखो तो आपको देखने को मिलेगा इस तरफ ये जो पार्ट है ये कंप्लीटली हिमालयास है, हिमालयन माउंटेन्स है। यहां से किसी की औकात नहीं है उस जमाने में कि घोड़े हाथी लेकर आ जाए इंडिया के अंदर। आएगा अपने आप मर जाएगा, हमारी सेना को मारने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जहां से यहां पर पंजाब शुरू हो जाएगा, पंजाब शुरू हो जाएगा, ये वाला पार्ट को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। और यहां पर जो पहाड़ है इनको बोलते हैं हिंद कुश माउंटेन। हिंद कुश माउंटेन। इनकी खासियत क्या है? ये हिमालय जितने बड़े नहीं होते। और ये पहाड़ ना इस तरीके से, जैसे ये पहाड़ आ गया और यहां पर गैप है, फिर एक अगला पहाड़, फिर गैप है, फिर एक अगला पहाड़। तो जो पहाड़ के जो गैप्स होते हैं ना, इन गैप्स को बोलते हैं पासिस या दर्रा। हिंदी में क्या बोलते हैं? दर्रा या इंग्लिश में पासिस। तो हिंद कुश माउंटेन रेंज में दो इंपोर्टेंट पासिस है। कितने इंपोर्टेंट पासिस है? दो इंपोर्टेंट पासिस है। पहला पास है आपका खैबर, खैबर, और दूसरा पास कौन सा है? बोलन। और दोनों के दोनों पास आपको सीधा इंडिया में एंट्री देंगे पंजाब के अंदर। तो गजनी ने दिमाग क्या लगाया? गजनी ने बोला पंजाब आएंगे, पंजाब से ना अधिकतर रूलर्स एंट्री करते थे गुजरात में, एंट्री करते थे गुजरात में। गजनी बोला ना ना ना, गुजरात भी जाएंगे लेकिन हमारी पहली एंट्री होगी पंजाब से दिल्ली। यहां से दिल्ली की सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगी क्योंकि हर रूलर दिल्ली आना शुरू करेगा। इसलिए इस एरिया का नाम पहले क्या था? दहलीज। इंडिया तक पहुंचने की दहलीज क्या है? दिल्ली है। अब समझिए गजनी का दिमाग क्या चल रहा है, गजनी कितना बड़े दिमाग लगा रहा है। पंजाब से गुजरात नहीं जाना, बाद में जाएंगे गुजरात, पहले क्या आएंगे? दिल्ली आएंगे। क्यों? दिल्ली इंडिया के मिड में है। अगर दिल्ली पकड़ ली तो वेस्ट में गुजरात पकड़ लोगे और ईस्ट में बंगाल पकड़ लोगे। दिल्ली पकड़ो,
वेस्ट में गुजरात पकड़ लो, ईस्ट में बंगाल पकड़ लो। तो यहां से आने वाला ट्रेड और यहां से जाने वाला ट्रेड दोनों पर टैक्स लगा सकते हो। तो नॉर्थ इंडिया तुम्हारा पैसा निकालो नॉर्थ इंडिया से, फिर जाओ साउथ की ओर। तो ये पैटर्न जीतने का, अटैक करने का बाकी इस्लामिक रूलर्स को किसने सिखाया? गजनी ने सिखाया अपनी 17 अटैक में। और 17 के 17 अटैक सक्सेसफुल थे। एक भी अटैक जो था गजनी का वो कभी फेल नहीं हुआ, क्योंकि पैटर्न भी ये फॉलो करना है ना। पंजाब से गुजरात नहीं जाएंगे, कहां जाएंगे? दिल्ली। दिल्ली पकड़ो, वहां से बंगाल आ गया, वहां से गुजरात आ गया, अब निकलो साउथ। पैसा होता है अब, ट्रेड का पैसा, टैक्स का पैसा, अब निकलो साउथ। तो ये पैटर्न किसने सिखाया? ये पैटर्न महमूद गजनी ने सिखाया। वो एम्पायर नहीं बना पाया, लेकिन उसने बाकी लोगों को इंडिया में आना कैसे है ये तरीका सिखा दिया। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब गजनी के बाद जो अगले इंपॉर्टेंट रूलर्स होंगे जो इंडिया में अटैक करेंगे, ये होंगे गोरी। कौन होंगे? गोरी। और यही गोरी दिल्ली सल्तनत भी बनाएंगे। तो बस हम अपने मेन पार्ट पर आने वाले हैं। तो ये जो गोरी है ना, इन गोरी के अटैक से दिल्ली सल्तनत बनेगा। अब अपनी मेन थीम पर आ रहे हैं, ठीक है। तो एक बार सारी बातें जोड़ लो, ठीक है। हमने शुरू कहां से करा था? अरेबिया से, इस्लाम के आने से, ठीक है। तो अरेबियन पहली खलीफेट रशीउद्दीन खलीफेट, उसके बाद उमैयद आ गए, उसके बाद अब्बासीद आ गए, ठीक है। अब्बासीद के टाइम पर टर्क्स अपने आप को आजाद कर लेंगे। अब कौन से टर्क्स इंडिया में आ रहे हैं? तो इंडिया में आने वाला पहला टर्क गजनी, जिसने सिखा दिया कि अटैक कैसे करना है। अब जो मेन बाकी टर्क्स इंडिया में आएंगे वो कौन है? गजनी के बाद आने वाले गोरी। कौन है? कौन से टर्क्स आएंगे? गोरी टर्क्स आएंगे, ठीक है। और यही गोरी टर्क्स दिल्ली सल्तनत को भी इस्टेब्लिश करने वाले हैं इंडिया के अंदर। कैसे करेंगे? ध्यान समझना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आ जाइए अब। तो गुरिद, गोरी बोलो गुरिद बोलो एक ही बात है। एंड कमिंग ऑफ सल्तनत, तो मैंने बोला ना दिल्ली सल्तनत कौन लेकर आएंगे? गुरिद या गोरी लेकर आएंगे। अब समझना, गजनी के अटैक हुए, गजनी के अटैक हुए 11वीं सेंचुरी में। कब हुए? 11वीं सेंचुरी में। 998 से 1030 के बीच, 998 से 1030 के बीच ये महमूद गजनी के अटैक का टाइम पीरियड है, ठीक है। अब घुरिद अटैक कब होंगे? 12वीं सेंचुरी में। कब होंगे? 12वीं सेंचुरी में, यानी 1100 के टाइम में। कौन से टाइम में? 1100 के टाइम में। इन 12th सेंचुरी बाय 1163, आगे 1100 का टाइम, बाय 1163 गयासुद्दीन, गयासुद्दीन घूर, गजनीविद नाम क्यों था? गजनविद नाम क्यों था? गजनी से था। क्या है गजनी? अफगानिस्तान का एक शहर है। घूरिद नाम क्यों है? घूर से है। ये भी क्या है? अफगानिस्तान का एक शहर है ना। तो समझो क्या बात हो रही है। जैसे ये अफगानिस्तान है, पहले यहाँ पर मेन रूलर कौन है? गजनी से, गजनी से गजनविद। ये रहा घूर, ये घूर है। अभी घूर में कौन बैठे हैं? घूरिद बैठे हैं। कौन बैठे हैं? घूरिद। अब होगा क्या? 12वीं सेंचुरी में ये जो घूरिद है ये गजनविद को हरा देंगे और पूरा अफगानिस्तान इनके क्या होगा? कंट्रोल में आ जाएगा। पूरा अफगानिस्तान क्या होगा? इनके कंट्रोल में आ जाएगा। तो अब ये आगे इंडिया के अटैक शुरू करेंगे। समझिए, बाय 1163 गयासुद्दीन ऑफ घूर, शहर कौन सा है? घूर, डिफीटेड गजनविद। आ गया ना भैया? घूर के लोगों ने गजनी के लोगों को हरा दिया। डिफीटेड गजनविद फैमिली एंड अपॉइंटेड, किसने हराया था? गयासुद्दीन ने। किसने हराया था? गयासुद्दीन ने। तो गयासुद्दीन कहां पर बैठा है? घूर में। कहां बैठा गयासुद्दीन? घूर में। लेकिन गजनी ने तो जीत लिया, तो गजनी में अपने छोटे भाई को बिठाएगा एंड हिज यंगर ब्रदर महमूद गोरी, महमूद गोरी ओवर द रीजन। तो गोरी को कहां बिठाया? गोरी को बिठाया, गोरी को बिठाया गजनी में। खुद कहां बैठे? गयासुद्दीन घूर में। गोरी को कहां बिठाया? गजनी में, ओवर द रीजन। इट वॉज हिम, कौन हिम? महमूद गोरी, मोहम्मद गोरी, हुज इनकर्जन यानी अटैक्स had far reaching impact over political landscape of subcontinent। मतलब क्या हुआ? पहले अटैक मोहम्मद गजनी ने करे थे, अब दूसरे अटैक कौन करने वाला है? गयासुद्दीन का छोटा भाई मोहम्मद गोरी करने वाला है, ठीक है। ध्यान लगाइएगा आगे की तरफ। अब ये देखिए, जब गोरी इंडिया में आ रहा है
तो इंडिया में गोरी को कौन कौन सी डायनेस्टी देखने को मिलेगी? गोरी कब आ रहा है? 12th सेंचुरी। कब आ रहा है गोरी? 12th सेंचुरी, 1190 के आसपास। 1190 के आसपास। कौन है गोरी? गयासुद्दीन का भाई है, जिसने जिसने गजनी को अपना डोमेन बनाया है। किसने दिया गजनी उसको? गयासुद्दीन ने दिया था। अब वो कहां पर आ रहा है? इंडिया में आ रहा है ना? कब आ रहा है? 12th सेंचुरी। ईयर कौन सा है? 1190 के आसपास आ रहा है भाई साहब। कहां से आ रहा है? अफगानिस्तान से इंडिया में एंट्री ले रहा है। क्या कॉन्सेप्ट होगा एंट्री लेने का? बता चुका हूं। पंजाब में आओ, पंजाब से कहां आओ? दिल्ली आओ, दिल्ली से गुजरात पकड़ो और फिर बंगाल पकड़ो। तो जब आ रहा है मोहम्मद गोरी इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो मोहम्मद गोरी को कौन कौन सी डायनेस्टी देखने को मिलेगी? ध्यान से समझिए, ठीक है। तो चंदेल, ये कौन है? राजपूत है। कौन है? राजपूत। तो राजपूतों के अलग अलग हाउसेस आपको उस समय इंडिया में देखने को मिलेंगे। चंदेल देखने को मिलेंगे, चाहमना, याद करो, थोड़ा दिमाग में आएगा। चाहमना कहां पर? राजस्थान, अजमेर। पृथ्वीराज चौहान की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पृथ्वीराज चौहान की। वही पृथ्वीराज चौहान जो मोहम्मद गोरी से लड़ाई करेंगे ताकि वो इंडिया में ना आ पाए। आइए आगे समझते हैं कि कैसे चौहान और मोहम्मद गोरी की लड़ाई होगी और कैसे मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हराकर इंडिया में अपना रूल स्टैब्लिश करेगा। समझते हैं आगे। यहां पर देखिए, तो क्या है? गोरी फर्स्ट कॉन्कर्ड मुल्तान और उच्च। यहां पर समझिएगा, ठीक है। गोरी जब अंदर आया तो कहां से आएगा? पंजाब के रास्ते से। तो पंजाब के रास्ते में गोरी मुल्तान और उच्च, ये रहा उच्च, मुल्तान और उच्च, ये तो पहले जीत चुका था। यहां से कहां आ रहा है? दिल्ली आ रहा है। एक बार दिल्ली आ गया तो राजस्थान दूर नहीं है, गुजरात दूर नहीं है, तो चौहान उसको, पृथ्वीराज चौहान उसको दिल्ली आने से रोकेंगे। ये रहे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान हमारे राजपूत योद्धा उसको दिल्ली आने से रोकने की कोशिश करेंगे। नहीं रोक पाएंगे, वो अलग बात है, क्योंकि कुछ गद्दार इंडिया में शुरू से रहे हैं, जयचंद, है ना। नहीं रोक पाएंगे, वो बात की बात है, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे कि वो दिल्ली की तरफ ना आ पाए। आइए आगे समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, तो मुल्तान और उच्च, ये तो गोरी 1175 में ही जीत चुका था। इट वॉज हिम ओनली दैट फोर्ट two famous battles of important, most important, तरायन विच पृथ्वीराज चौहान और राजपूताना। तो राजपूतों का किंगडम क्या होता है? राजपूताना होता है। तो पृथ्वीराज चौहान उसको दिल्ली आने से रोक रहे हैं। तो गोरी को पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए दो बैटल्स, दो लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी। क्या नाम है दोनों लड़ाइयों का? बैटल ऑफ तरायन नाम है। बैटल ऑफ तरायन 1, बैटल ऑफ तरायन 2। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीतेंगे, दूसरे में पृथ्वीराज चौहान हारेंगे। हमें कैसे पता? तो जब गजनी को बताया किसने? शाहनहमा ने। पृथ्वीराज को कौन बताता है? एक किताब है उनके नाम पर, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। वहां पर पृथ्वीराज चौहान की पूरी बायोग्राफी दी गई है कि कैसे वो पहला युद्ध जीते और कैसे उनके मिनिस्टर, गद्दार मिनिस्टर जयचंद की वजह से वो दूसरा युद्ध हार गए। तो समझिए, बैटल ऑफ तरायन 1 फर्स्ट बैटल, बैटल ऑफ तरायन 2। तो पहले में वो जीते थे, चौहान वॉज विक्टोरियस। किसमें? पहले में। इन सेकंड बैटल गोरी उनसे जीत गया, विच इज कंसिडर टू बी टर्निंग पॉइंट। क्यों टर्निंग पॉइंट? अब गोरी के सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा चुका है, फटाफट से वो इंडिया में अपना किंगडम बना सकता है। आगे ध्यान लगाइए, बाय 1194 घुरिद हैड देयर कंट्रोल ओवर इंडिया टिल कन्नौज। इसी को समझिएगा। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद, ठीक है, गोरी ने क्या जीत लिया? दिल्ली तो आ ही गया, साथ में क्या गया? कन्नौज। कहां पर है कन्नौज? यूपी में है कन्नौज। तो गोरी की शुरुआत कहां से हो रही है? पंजाब से। पंजाब से कहां एंट्री ली? दिल्ली में। दिल्ली जीत लिया किससे? पृथ्वीराज चौहान से। और 1194 में क्या आ गया? यूपी का कन्नौज आ गया। कब आया? 1194 में। अब यहां समझिएगा, यहां से कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बट मोहम्मद गोरी डाइड इन 1206। तो कन्नौज जीतने के बाद ना गोरी चला गया वापिस अफगानिस्तान, और वहां पर शिद्दत कब हो गई? 1206 में। तो जब गोरी गया तो समझिएगा, गोरी इतना बड़ा एम्पायर बना के गया। ये अफगानिस्तान का पार्ट, ठीक है, ये पंजाब का पार्ट, और ये आपका
हो गया दिल्ली का पार्ट, राजस्थान का पार्ट और कन्नौज का हिस्सा। इतना बड़ा एरिया गोरी जीत के गया। अब खुद तो चला गया अफगानिस्तान, तो इंडिया में किसको छोड़ा? इंडिया में मैंने दास अपने सिलेब को छोड़ के गया, अपने मिलिट्री कमांडर को छोड़ के गया। कौन था मिलिट्री कमांडर? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक उनको छोड़ के गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद, मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद 1206 में उनकी जगह ले लेगा। किसकी जगह ले लेगा? गोरी की जगह ले लेगा कि अब मेरा मास्टर नहीं है, तो इंडिया में जो हमारा एम्पायर है उसकी जिम्मेदारी किसकी? मेरी। और दिल्ली से कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में रूल करना शुरू कर देगा। और 1206 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली से रूल करना शुरू करेगा, तभी हमारी दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाएगी। तो ये क्या है? ये है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट। इसलिए अगर आप ध्यान दो तो दिल्ली सल्तनत में पहली डायनेस्टी कौन सी है? ऐबक डायनेस्टी। कौन बना रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक बना रहा है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसलिए इसको बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का स्लेव था, जो 1206 में मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद दिल्ली का थ्रोन अपने हाथ में ले लेता है। तो दिल्ली सल्तनत में टोटल कितनी डायनेस्टी है? 5 डायनेस्टी। पहली हो गई ऐबक, दूसरी खिलजी, तीसरी तुगलक, चौथी सैयद, पांचवी लोधी। 1206 से लेकर 1526 दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है। अब इन डायनेस्टी के बारे में एक एक करके बात करना शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।